इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 अध्याय 9 और अध्याय का नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसमें अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। इसमें इसका उत्तर है, माना दो वस्तुओं का द्रव्यमान m1 व m2 है और उनके बीच की दूरी d है, तो F1 किसके बराबर है, g m1 m2 बटे d स्क्वायर के। अब जब दूरी d जो है d बटे 2 हो जाती है, आधी हो जाती है, तो F2 किसके बराबर है, g m1 m2 और d के स्थान पर d बटे 2 रख देंगे हम, ये इसका स्क्वायर हो जाता है। अब आगे इसमें क्या है कि g ये जो 4 है, 4 जो यहाँ आ जाता है और g m1 m2 बटा d स्क्वायर के आ जाता है, ये सारा जो है F1 के बराबर है। अब इसमें यहाँ पर F2 किसके बराबर है, 4 गुना F1 के। तो कहने का भावार्थ क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, पहले से 4 गुना हो जाएगा। इससे आगे दूसरा प्रश्न है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। इसमें यहाँ पर है कि F जो है m गुना a के बराबर है, m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, तो a जो है g के बराबर है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है, a के स्थान पर हम g ले लेंगे। अब F बराबर है g mm बटा आर स्क्वायर के। m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल m जो वस्तु का द्रव्यमान है बटे आर स्क्वायर के। अब F जो है ये दोनों F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, तो mg किसके बराबर है, g mm बटा आर स्क्वायर के। m के साथ में m कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास में आ जाता है g बराबर है g m बटा आर स्क्वायर के। यहाँ पर g का मान किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यहाँ इसमें g नहीं है कहीं, m छोटा स्मॉल m नहीं है, यहाँ पर क्या है ये छोटा m जो है कैंसिल हो जाता था और यहाँ पर जो स्मॉल m नहीं है, इसलिए यहाँ पर g का मान किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए हल्की व भारी वस्तु समान गति से एक साथ गिरती है यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो। यदि वायु का प्रतिरोध न हो तो हल्की और भारी वस्तु जो है दोनों जो है समान गति से नीचे गिरेंगे। इससे आगे तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 गुणा 10 की शक्ति 24 किलोग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 गुणा 10 की शक्ति 6 मीटर। यहाँ पर पृथ्वी का जो द्रव्यमान m है वो है 6 गुणा 10 की शक्ति 24 किलोमीटर और r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 गुणा 10 की शक्ति 6 मीटर की, और वस्तु का द्रव्यमान कितना 1 किलोग्राम है, तो g का मान है 6.7 गुणा 10 की शक्ति -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे F बराबर g m बटा आर स्क्वायर के, और इन सभी की वैल्यू g का मान और ये पृथ्वी का द्रव्यमान इसका मान और जो है वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, यहाँ पर हम इसमें जो है रखेंगे, फार्मूले के अंदर रखेंगे। हम क्या देखते हैं कि इसको हल करने के बाद में यहाँ पर आ जाता 40.2 गुणा 10 शक्ति 13 बटे 40.96 गुणा 10 शक्ति 12। फिर आगे इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर हम हल करने के बाद में आ जाता है 40,200 बटे 4,096 और इसको काटेंगे तो 9.81 न्यूटन आ जाता है, और इसको सुविधा के लिए जो है 9.8 न्यूटन लिया जाता है। इस तरह से हमारा जो है ये तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब आगे हम चौथा प्रश्न करते हैं, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिसे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए क्यों। यहाँ पर इसमें आंसर है इसका, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार
क्रिया तथा प्रतिक्रिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती हैं। जितने बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, चंद्रमा भी उतने ही बल से पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जितने गुरुत्वीय बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, चंद्रमा भी पृथ्वी को उतने ही गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे आगे 5वां प्रश्न है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता। तो इसमें कहता है भी चंद्रमा जो है पृथ्वी को आकर्षित करता है, परंतु जो पृथ्वी जो है चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। उत्तर, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर m गुणा a के, या फिर a जो है किसके बराबर होगा, F बटा m के। m पृथ्वी का द्रव्यमान है, m क्या चीज़ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और m का मान कितना है, 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। जब m का स्थान m जो है यहाँ रख देंगे हम यहाँ पर, तो ये राशि जो है यहाँ आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत अधिक है। इसलिए चंद्रमा की ओर पृथ्वी का त्वरण नगण्य होता है, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती। इसे अगला है 6वां प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा। जो दो वस्तुएं हैं उनके बीच लगने वाले, यहाँ पर वाले शब्द हैं, ये गलती होगी, यहाँ पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि दो वस्तुएं हैं और उनका द्रव्यमान m1 व m2 है और उनके बीच की दूरी कितनी है, d है। अब फार्मूले का प्रयोग करेंगे, F बराबर g m1 m2 बटा d स्क्वायर के। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले क्या है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, भी उन दोनों में से एक वस्तु है उसका द्रव्यमान जो है 2 गुना कर दिया जाता है, तो हम यहाँ पर m के स्थान पर 2m1 रख देंगे। m1 बराबर 2m1 रखने पर इस फार्मूले में m के स्थान पर 2m1 रख देंगे, तो किसके बराबर है, F1 बराबर g 2m1 गुणा m2 के बटा d स्क्वायर के। तो 2 जो है ये आ जाता है, और ये जो फार्मूला है ये सेम टू सेम बराबर ये इसके बराबर आ जाता है यहाँ पर। और इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, f रख देंगे, क्या रख देंगे, f रख देंगे। तो ये किसके बराबर है, 2 गुणा f के। अब दूसरा है, वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए। जब वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाएगी तो पहले हम d बराबर 2d रख लेंगे। तो यहाँ पर जो है 2d रखेंगे, यहाँ पर हम F2 बराबर है g m1 m2, इसके अंदर d जो है यहाँ पर जो d दिया गया है इसके स्थान पर 2d रख लिया हमने यहाँ पर। तो हमारे पास में g m1 m2 बटा 4d स्क्वायर के, तो यहाँ पर आ जाता है 1/4 g m1 m2 बटा d स्क्वायर के। तो जो ये फार्मूला है यहाँ पर है, इसके स्थान पर जो है यहाँ पर f हम जो है यहाँ f जो है हम रख देंगे। तो कहने का भावार्थ क्या है कि जब वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। यानी F जो है F2 जो है 1/4 F के बराबर है। अब इसमें आगे है 3 गुनी कर दी जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए। यहाँ पर हम d बराबर 3d रख लेंगे फिर फार्मूले में इसमें। तो F3 किसके बराबर है, g m1 m2 बटे 3d का स्क्वायर, और इसको हल करेंगे 9d का स्क्वायर बन गया हमारे पास में, तो 1/9 इधर ले लेंगे, g m1 m2 बटा d स्क्वायर के, तो 1/9 f आ जाता है। कितना आ जाता है, 1/9 f आ जाता है। इससे अगला प्रश्न है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुणे कर दिए जाएं तो प्रत्येक वस्तु कितने का द्रव्यमान कितना हो, डबल हो जाए, दुगुना हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या है, m1 बराबर है 2m1 के, m1 यानी m1 के स्थान पर 2m1 रखेंगे तथा m2 के स्थान पर 2m2 रख लेंगे। हमने यहाँ बराबर इसलिए लगाया है, वैसे तो ये बराबर नहीं है, परंतु क्या m1 के स्थान पर 2m रख लेंगे और m2 के स्थान पर 2m2 रख लेंगे, यानी F4। तो m1 जो फार्मूला था हमारे पास में, फार्मूला ये रहा इसमें,
जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर, इसमें m1 के स्थान पर 2m1 और m2 के स्थान पर 2m2 हमने यहाँ पर रखा। हम प्राप्त करते हैं 2 को 2 से गुणा करके 4 m1 m2 बटा डी स्क्वायर किया गया, तो 4 इधर आ जाता है यहाँ पर, फिर इसमें इसके स्थान पर क्या f आ जाते हैं। तो क्या है, जो गुरुत्व बल है, क्या चीज़ है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगुने कर दिए जाते हैं तो कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, 4 गुना हो जाता है। इस प्रकार हमारा छठा प्रश्न है पूरा हुआ। इसके बाद में आगे हम 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, फार्मूला क्या है उसका, F बराबर है जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर के, इसमें ये फार्मूला है। तो उसका क्या महत्व है, उसमें कहता है भी यह नियम अनेक ऐसी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, ऐसी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध जो है मानी जाती थी। असंबद्ध का मतलब क्या है, असंगत मानी जाती थी, जिनका जो है हल कठिन था। जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, दूसरा है पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, तीसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा था सूर्य के कारण ज्वार भाटा, पृथ्वी के कक्ष में कृत्रिम उपग्रह स्थापित करना तथा दूसरे ग्रहों पर यान भेजना आदि की व्याख्या इस नियम के द्वारा की जाती है। इसे अगला 8वां प्रश्न है, मुक्त पतन का त्वरण क्या होता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जब वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं तब हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। सबसे पहले हम मुक्त पतन के बारे में बताते हैं कि मुक्त पतन क्या है। तो उसमें कहता है भी पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जब वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं तब हम कहते हैं भी वस्तुएं जो मुक्त पतन में हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं तो उनके त्वरण में परिवर्तन होता है, इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसको जी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जी का मान कितना होता है, जी का मान यानी इसका मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 9वां प्रश्न है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। जो पृथ्वी है और वस्तु है उसके बीच में जो गुरुत्व बल लगता है उसको हम क्या कहेंगे। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वीय बल को हम उस वस्तु का भार कहेंगे। क्या कहेंगे, भार कहेंगे। आगे 10वां प्रश्न है, एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने वृत्त को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा। यदि नहीं तो क्यों। संकेत, ध्रुवों पर जी का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसमें इसका उत्तर है उसका नहीं। क्या उत्तर है इसका भी, नहीं। उसका मित्र खरीदे गए सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी वस्तु का भार W बराबर m गुणा जी के। m का मान सभी स्थानों पर समान रहता है। m का मान क्या है, सभी स्थानों पर समान रहता है, परंतु पृथ्वी के गोल न होने के कारण जी का मान विषुवत वृत्त पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होता है। इसलिए खरीदे गए सोने का भार विषुवत वृत्त पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होगा। इससे आगे 11वां प्रश्न है, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। उत्तर इसमें कागज की शीट का क्षेत्रफल उसे मरोड़कर बनाई गई गेंद के क्षेत्रफल से अधिक होता है। कागज की शीट का क्षेत्रफल अधिक होने से इस पर वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, इस कारण यह धीमे से गिरती है। इसी शीट से बनाई गई गेंद का क्षेत्रफल कम होने के कारण वायु का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए गेंद शीट की अपेक्षा तेजी से गिरती है। इसमें आगे 12वां प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। इसमें है वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम, और जी का मान है
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर वस्तु का भार m गुणा जी के तो 10 गुणा 9.8 9.8 तो बराबर है 98 न्यूटन के। चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर है इसका 1/6 भाग 10 गुणा 1/6 गुणा 9.8 तो ये आ जाता है हमारे पास में 98/6 न्यूटन। और इस प्रकार काट करके आ जाता है 16.3 न्यूटन। इसे अगला 13वां प्रश्न है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 9 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है। पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय। पृथ्वी की सतह पर, की शब्द है यहाँ पर, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो इसमें यहाँ पर ये हमने यहाँ पर बनाया है इसका चित्र। अब 49 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको ऊपर फेंका जाता है। तो यहाँ पर u का मान जो है यहाँ से स्टार्ट है, शुरू है, u का मान 49 मीटर पर सेकंड है और अंत में जाकर के इसका वेग 0 हो जाता है। तो v बराबर है 0 मीटर पर सेकंड के। इस वस्तु को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में लिया गया समय t है और इसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो कितनी s है, कितनी है s है। तो यहाँ पर v बराबर 0, u बराबर 49 मीटर पर सेकंड, g बराबर -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वस्तु जो है, त्वरण जो है माइनस का होगा, वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो है ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसमें g बराबर है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s और t हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। अब इसमें यहाँ पर है वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 49 मीटर पर सेकंड, वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 0, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s और t हमने ज्ञात करना है। पहला भाग इसका गति समीकरण का प्रयोग करने पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2gs के। गति समीकरण क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2gs के। अब इनके मान हम इसमें रखेंगे 0 माइनस 49, ये इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 और g का मान -9.8 है मल्टीप्लाई s के। तो s का मान किसके बराबर है? यहाँ पर ये स्मॉल s आएगा, यहाँ पर छोटा s आता है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो इसमें हमारे पास में आया -49 गुणा 49 और बटे 2 गुणा 9.8 की, इसमें डिवाइड है यहाँ पर और ये आ जाता है 122.5 मीटर आ जाता है। अब दूसरा भाग है गति समीकरण का प्रयोग करने पर v बराबर u प्लस gt। तो v यहाँ पर 0 है अंत में जाकर के, जैसा कि हमने दिखाया था कि जो वस्तु है उसका वेग कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो u प्लस gt, u 49 है तो इसका प्रारंभिक वेग 49 है दिखाया गया यहाँ पर और g का मान -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई t। तो t का मान यहाँ पर कितना आ जाता है? 5 सेकंड आ जाता है। कितना आ जाता है? 5 सेकंड आ जाता है। गेंद के ऊपर जाने तथा वापस आने में लगा कुल समय 5 + 5 के यानी 10 सेकंड आ जाता है। इससे आगे प्रश्न 14, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसमें ये मीनार दिखाया गया है और इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 19.6 मीटर है। s बराबर 19.6 मीटर है या h बराबर है s के 19.6 मीटर है। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ जो पत्थर छोड़ा जाता है तो इसमें u बराबर 0 और पृथ्वी पर पहुँचने से पहले पत्थर की का वेग जो है हमने ज्ञात करना है, v बराबर हमने ज्ञात करना है। और वस्तु जो है या पत्थर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे यहाँ पर। इसमें आगे है मीनार की ऊंचाई 19.6 मीटर, u बराबर 0, v हमने ज्ञात करना है। गति समीकरण का प्रयोग करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gs के और v स्क्वायर माइनस 0 बराबर है 2 गुणा 9.8 गुणा 19.6 के।
अब इसमें आगे हम यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर है 19.6 गुणा 19.6 और वी का मान जो है इसका वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ पर 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाता है। इससे आगे 15वां प्रश्न है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। जी बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो इसमें पत्थर है, यहाँ पर ऊपर की दिशा में u बराबर कितना है 40 मीटर है और अंत में पत्थर जो है इसका वेग जो है 0 हो जाता है जब ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे हमने ज्ञात करना है, पत्थर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और जी का मान कितना लेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो पत्थर है ऊपर की तरफ जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर जा रहा है, तो इसका माइनस में लेंगे हम। अब इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि नेट विस्थापन क्या चीज़ है, नेट विस्थापन। अब पत्थर जैसे यहाँ से चलता है ऊपर जाता है फिर वापस इसी स्थान पर आ जाता है, तो नेट विस्थापन क्या होगा हमारा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। पत्थर का प्रारंभिक वेग u बराबर 40 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 0 v बराबर मीटर पर सेकंड। g का मान है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और s हमने ज्ञात करना है। गति समीकरण का प्रयोग करके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 के और इसका मान रखेंगे हम 0 - 40 का स्क्वायर 2 गुणा -10 गुणा s के, तो s का मान कितना आ जाता है 80 मीटर आ जाता है। और यहाँ पर नेट विस्थापन क्या होगा हमारे पास में 0 होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि नेट विस्थापन क्या होगा 0 होगा। वस्तु यहाँ से चलती है, पत्थर से यहाँ से चलता है, यहाँ करके फिर वापस इस स्थान पर आ जाता है, नेट विस्थापन क्या होगा 0। और पत्थर के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी 80 + 80 यानी कितना हो गया अभी 160 मीटर आंसर आ जाता है। इस प्रकार हमारा 15वां प्रश्न पूरा हुआ। इससे आगे है प्रश्न संख्या 16, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 6 × 10⁻24 किलोग्राम तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम, दोनों के बीच की औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर। इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार या नियम के द्वारा F बराबर G/m/d²। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर है G/m/e × ms के। m/e पृथ्वी का द्रव्यमान है, ms सूर्य का द्रव्यमान है बटा d²। तो यहाँ पर आ जाता है g का मान है 6.67 × 10⁻11 और me जो है 6 × 10⁻24 यहाँ पर दिया गया है और ms सूर्य का द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 किलोग्राम के और बटे d इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर दी गई है 1.5 × 10⁻11 और इसका स्क्वायर। अब जब हम इनको सरल करते हैं तो यहाँ पर 6.67 × 6 × 2 लिख लेंगे यहाँ पर, और इनको हम सरल करेंगे 10⁻11 -11 10⁻11 10⁻24 और 10⁻3। यहाँ पर इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे 10⁻11 + 24 + 30 के, और नीचे ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 11 है तो 10⁻22 हो जाती है। अब इसको सरल करेंगे तो 10⁻43 - 22 बराबर 10⁻21 आ जाता है, और यहाँ पर 10⁻21 हम लिख लेंगे और नीचे जो है 1.5 × 1.5 बच जाता है यहाँ पर। अब आगे इनको दोनों को इन सभी तीनों को गुणा करते हैं, ये 10⁻21 आ जाता है और 1.5 को 1.5 से गुणा करते हैं तो 2.25 आ जाता है। आगे इसको सरल करके आ जाता है 35.6 × 10⁻21 और दशमलव इधर ले आते हैं, एक पॉइंट इधर आ जाता है, एक डिजिट इधर आ जाता है पॉइंट ये, और 3.56 × 10⁻22 न्यूटन आंसर आ जाता है। इससे अगला 17वां प्रश्न है, कोई पत्थर 10 मीटर ऊंची किसी मीनार से
मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। अब इसमें मीनार की जो ऊंचाई है 100 मीटर है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर ये सभी जो है यहाँ पर ये फिगर बनाया है इसका कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है और यहाँ पर एक पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है और इसका प्रारंभिक वेग 25 मीटर पर सेकंड है। दूसरा पत्थर जो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है तो इसका प्रारंभिक वेग जो है u बराबर है 0 है। अब ऊपर से नीचे की तरफ जब कोई वस्तु आती है तो g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर लेते हैं, और जब नीचे से ऊपर की तरफ आ जाती है तो g बराबर -9.8 मीटर पर सेकंड लेंगे। यहाँ पर माइनस का निशान आएगा। अब मान लीजिए यहाँ से पत्थर चलता है और यहाँ आ जाता है और नीचे से भी जो पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो यहाँ दोनों आकर के मिल जाते हैं, तो इसमें इधर जाता है दूसरा जाता है। अब इसके द्वारा यहाँ पर जो तय की गई दूरी है जो x है, तो यहाँ से लेके यहाँ लेंगे हम 100 - x आ जाती है। तो इस तरह से हम इस सवाल को समझ सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था ये 100 मीटर जो ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई है। अब आगे इस सवाल को करते हैं। मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। माना दोनों पत्थर t समय के बाद मिलते हैं तथा पहला पत्थर ऊपर से x मीटर की दूरी तय करता है, तो s बराबर है ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर के। x बराबर है 0 गुणा t प्लस 1/2 गुणा 10 गुणा t का वर्ग, तो x बराबर आ जाता है सरल करके यहाँ पर 5t स्क्वायर आ जाता है। अब दूसरे पत्थर के लिए s बराबर है ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर के। s का मान यहाँ पर 100 - x है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया ये दूरी यहाँ से लेकर 100 - x है यहाँ पर। और अब जो है आगे 25t है, u बराबर 25 मीटर पर सेकंड इसकी चाल दिखाई गई है, प्रारंभिक वेग दिखाया गया है u बराबर 25 मीटर पर सेकंड, और t जो है हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है अभी, और 1/2 gt स्क्वायर है, g का मान -10 लेंगे यहाँ पर और t स्क्वायर आ गया, तो सरल करेंगे 25t - 5t स्क्वायर आ जाता है। आगे इसमें यहाँ पर है समीकरण 1 व 2 से 100 - 5t स्क्वायर बराबर 25t - 5t स्क्वायर के। 5t स्क्वायर के साथ में 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 100 बराबर 25t आ जाता है। तो इस प्रकार जो t का मान है वो आ जाता है 4 सेकंड। ये t यहाँ पर स्मॉल लेटर है, यहाँ पर t बराबर है कितना है 4 सेकंड की। और x का मान कितना आएगा इसके अंदर, यहाँ पर जो है x बराबर 5t स्क्वायर है, इसमें हम x का मान रख लेंगे तो 5 × 4 × 4 बराबर 80 मीटर आंसर आ जाता है। ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। इसे प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि दोनों पत्थर चोटी से 80 मीटर नीचे मिलेंगे। इसे अगला 18वां प्रश्न है। ऊर्ध्वाधर दिशा में पत्थर की ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने के वाले के पास वापस लौट आती है। ज्ञात कीजिए वह किस वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद द्वारा पहुंचाई गई अधिकतम ऊंचाई तथा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। यहाँ पर u बराबर 0 है, u बराबर हमने निकालना है, v बराबर 0 है, t बराबर 6 सेकंड है। इसमें आने और जाने का समय दिया गया है, तो इसमें गेंद द्वारा नीचे से ऊपर जाने में लिया गया समय 6/2 3 सेकंड है। तो गति समीकरण का प्रयोग करेंगे। v बराबर u प्लस gt, तो v का मान 0 है, u हमने फाइंड आउट करना है, और g का मान -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t का मान 3 सेकंड है। तो इसको सरल करके -u बराबर -29.4 मीटर पर सेकंड आता है। माइनस के साथ में माइनस कैंसिल हो जाता है और u बराबर 29.4 मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो गेंद का प्रारंभिक वेग कितना हुआ 29.4 मीटर पर सेकंड। इससे अगला बी पार्ट है इसका, s बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर के। s u का मान 29.4 हमें अभी ज्ञात किया था गुणा 3 के, t 3 सेकंड है, 1/2 g का मान -9.8 और t है 3 गुणा 3 के। अब इसको 88.2 - 4.9 गुणा 9 के सरल करते हैं तो ये घटा करके कितना आ जाता है 44.1 मीटर आ जाता है। इसके आगे है सी पार्ट है, 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। 4 सेकंड पश्चात कहने का अर्थ क्या है कि 3 सेकंड में ऊपर जाती है, 3 में नीचे आ जाती है, तो 3 में से
4 में 3 घटाएंगे 1 सेकंड आ गया, यानी ऊपर से नीचे जाने में 1 सेकंड के बाद में क्या स्थिति होगी। तो u बराबर 0 है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर के। तो a यहाँ पर हमने g लेना है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ पर हम गुरुत्वीय बल कह सकते हैं इसको, ये गुरुत्वीय त्वरण है। s बराबर है 0 गुणा 1 t बराबर 1 के प्लस 1/2 a बराबर 9.8 और गुणा a गुणा 1 के। तो यहाँ पर s का मान कितना आ जाता है 4.9 मीटर आ जाता है। ऊपर से गेंद की दूरी 4.9 मीटर है, नीचे से गेंद की दूरी कितनी होगी 44.1 माइनस 1 बराबर 4.9 39.2 मीटर आ जाती है। इससे अगला 19वां प्रश्न है, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में काम करेगा। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। कहाँ काम करता है, ऊपर की दिशा में कार्य करता है, यहाँ पर इसमें ऊपर की दिशा में काम करेगा। इससे अगला 20वां प्रश्न है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। तो इसका आंसर है, जब प्लास्टिक के गुटके को पानी के भीतर छोड़ा जाता है तो उत्प्लावन बल प्लास्टिक के गुटके के भार से अधिक होने के कारण प्लास्टिक का गुटका पानी की सतह पर आ जाता है। 21वां प्रश्न है, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 20 घन सेंटीमीटर है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम घन सेंटीमीटर हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो पानी का घनत्व कितना है अभी 1 ग्राम घन सेंटीमीटर, इसमें यहाँ पर माइनस का निशान आना चाहिए। तो इसमें पानी में जो है वो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर जो है पानी का घनत्व है, ये घनत्व की इकाई माइनस होती है, माइनस आएगा यहाँ पर। तो क्या कहते हैं दोबारा से, दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान m 50 ग्राम है, आयतन 20 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है और जो पदार्थ का घनत्व है d बराबर m/v के, और ये कितना आ जाता है 2.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। कितना आएगा पदार्थ का घनत्व कितना आएगा 2.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। दोबारा से पदार्थ का घनत्व d बराबर m/v के, d बराबर 50/20 के, तो इसको काटेंगे 2.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब आएगा। पानी का घनत्व कितना है अभी 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए है पानी में डूब जाएगा। कोई भी वस्तु यदि उसका घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वह वस्तु उस द्रव में डूब जाती है। अगला 22वां प्रश्न है, 500 ग्राम के एक मोरबंद पैकेट का आयतन 350 घन सेंटीमीटर है। पैकेट 1 ग्राम घन सेंटीमीटर घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो इसमें यहाँ पर है उत्तर, पैकेट का द्रव्यमान m बराबर है 500 ग्राम के, कितना भी 500 ग्राम के यहाँ पर है, और आयतन v कितना है 350 घन सेंटीमीटर है, ये दिया गया है। और आगे जो है इसमें यहाँ पर पैकेट का घनत्व d बराबर m/v के 500/350 के, ये काट करके आ जाता है हल करके 1.42 ग्राम पर घन सेंटीमीटर आ जाता है। पानी का घनत्व कितना 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। पैकेट का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, तो इसमें जो पैकेट है वो क्या कहता है, भी पैकेट का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए पैकेट पानी में डूब जाएगा। पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बराबर है पैकेट का आयतन, परंतु पानी का घनत्व किसे बराबर, पानी का द्रव्यमान बटे जल का आयतन के। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर बराबर पानी का द्रव्यमान बटे 350 घन सेंटीमीटर के। इस तरह से पानी का द्रव्यमान कितना हुआ 350 गुणा 1 के, यानी 350 ग्राम के, और विस्थापित पानी का द्रव्यमान हुआ 350 ग्राम के। और इस तरह से हमारा जो है 22वां प्रश्न पूरा हुआ और इस अध्याय के अभ्यास के जो प्रश्न है वो पूरे हुए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।